आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। खान सर पर बीएनएस की धारा 109 के तहत एफआईआर, जेल होगी या जुर्माना लगेगा, क्या है सजा के प्रावधान। सीएम विजय थलापति को तमिलनाडु की राजनीति में जल्द पीछे छोड़ सकते हैं अन्नामलाई। ममता बनर्जी से मुसलमान विधायक भी दूरी क्यों बना रहे हैं। 15 साल लूट खसोट की, अब नया गुट बना लिया। पाकिस्तान और चीन के समझौते में कश्मीर का जिक्र, भारत के ऐतराज के पीछे 63 साल पुराना विवाद। यदि यूक्रेन समझौता करता है तो रूस ट्रंप के प्रस्ताव के तहत शांति के लिए तैयार। ट्रंप की धमकी का डर नहीं, ईरान के लिए अमेरिका से भिड़ा ओमान। आरबीआई और सरकार ने लगा दिया पूरा जोर, फिर भी शेयर बाजार में क्यों नहीं दिखी तेजी। बिना शादी मां बनी 50 साल की एकता का अंदाज है निराला, साड़ी के साथ लगा ली टाई। और श्रीलंका के रुमेश ने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा, 92.67 मीटर दूर भाला फेंका। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग पर फायरिंग मामले में खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस ने 2 सुरक्षा गार्डों के अलावा खान सर पर भी एफआईआर दर्ज की है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस धारा के तहत खान सर को कौन कौन सी सजा हो सकती है। दरअसल खान सर के कोचिंग के बाहर हुई गोलीबारी में कदम कुआं थाने में दर्ज मामले की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। मामले से जुड़ा नया वीडियो सामने आने के बाद खान सर पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट और झूठी सूचना के आरोप में मामला दर्ज किया है। खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड जेल भी भेजे जा चुके हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई बीते 7 वर्षों से तमिलनाडु में बीजेपी के लिए राजनीति कर रहे थे। शुक्रवार को वह इससे मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी? क्या यह बीजेपी और आरएसएस की किसी रणनीति का हिस्सा है? इन अटकलबाजियों के बीच यह समझना अहम है कि उनके इस तरह से अपने दम पर राजनीति में उतरना मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तमिलनाडु की भविष्य की राजनीति आगे चलकर थलापति विजय के स्टारडम और के अन्नामलाई की जमीनी ताकत, युवा ऊर्जा और राजनीतिक सोच पर निर्भर करेगी। एक ने अपनी फिल्मी पहचान के दम पर परंपरागत द्रविड़ राजनीति को काफी हद तक हाशिए पर लाने का काम किया है, तो दूसरे के पास प्रदेश की पिछले कुछ दशकों की राजनीति से जनता को उबर कर नया भविष्य देने का मौका भी है और 7 वर्षों तक बड़े संगठन में जमीनी स्तर पर आम जनता के बीच रहकर काम करने का अनुभव भी। पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर कम से कम 31 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जो पार्टी के 80 विधायकों का लगभग 40% है। सालों तक ममता बनर्जी को मुस्लिम समुदाय का मजबूत समर्थन मिलता रहा है और इस बात से बहुत कम लोग असहमत होंगे कि उनकी पिछली चुनावी सफलताओं में मुस्लिम वोटों की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि तृणमूल विधायक दल में उभरे बड़े विभाजन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब इन मुस्लिम विधायकों में से कई ममता बनर्जी के साथ खड़े नहीं हैं। विधायक दल के नेता के रूप में ऋतिव्रता बनर्जी के समर्थन में स्पीकर को पत्र लिखने वाले 58 विधायकों में कम से कम 17 प्रमुख मुस्लिम विधायक शामिल हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं कि पार्टी के आधे से अधिक मुस्लिम विधायक अब ममता बनर्जी से अलग खेमे में दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा के हरिश्चंद्रपुर से तृणमूल कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोतीबुर रहमान ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के 2/3 विधायक भ्रष्ट हैं। रहमान का आरोप है कि क्षेत्र का शोषण करते हुए पिछले 15 सालों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लूटपाट की गई है, जिसे एक नई तृणमूल खड़ी कर दी गई है। रहमान ने कहा कि ममता बनर्जी का इस्तेमाल लूट के लिए किया जा रहा है और अब जांच के डर से ममता बनर्जी पीछे हट गई है। इसके साथ ही उन्होंने ऋतिव्रता समेत करीब 60 विधायकों पर आरोप लगाए हैं। मालदा में तृणमूल कांग्रेस के 6 विधायकों में से 4 विधायक ऋतिव्रता के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच साल 1963 में हुए सीमा समझौते की भारत में एक बार फिर चर्चा हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन सीमा पार
जल्द सहयोग की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत इस बात को सिरे से मानने से ही इनकार कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच कोई साझा सीमा मौजूद है। भारत की यह प्रतिक्रिया हाल के दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चीन दौरे के बाद जारी संयुक्त बयान के बाद आई है। भारत को इस बयान में शामिल कश्मीर और जल संसाधनों से जुड़े हवालों पर ऐतराज है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव के आधार पर यूक्रेन के साथ समझौता करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं, बशर्ते कीव कुछ समझौते करने के लिए तैयार हो। उन्होंने यह दावा भी किया कि रूसी सेना युद्ध के मैदान में अपना प्रभुत्व बनाए हुए है। पीटीआई सहित प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुख के साथ बातचीत में रूसी राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार रात कहा कि मॉस्को यूक्रेनी ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी हवाई रक्षा को मजबूत कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूसी लोगों की देशभक्ति और इच्छा शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि वो यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन को लिखे खुले पत्र में युद्ध को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति के साथ आमने सामने की बैठक का आह्वान किया। जेलेंस्की ने दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए पूर्ण युद्ध विराम का समर्थन करते हुए कहा कि शांति केवल यूक्रेन और रूस के बीच सीधे संवाद के माध्यम से ही संभव है। वहीं क्रेमलिन ने पुष्टि की कि उसे पत्र प्राप्त हुआ है। ओमान ने ईरान के साथ संबंध तोड़ने के अमेरिका के दबाव को खारिज कर दिया है। ओमान पारंपरिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट की देखरेख में हिस्सेदार है। ओमान ने पर्दों के पीछे से ईरान अमेरिका में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई है। ओमान की ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल बूथ बनाने की चर्चा ने अमेरिका को नाराज किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया दिनों में ओमान के खिलाफ सख्त बयानबाजी की है और ओमान पर ईरान से दूरी बनाने का दावा बनाया है। ओमान ने अमेरिकी दबाव को नहीं माना है। अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख से इसकी संभावनाएं बढ़ी है कि वह ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज में टोल वसूली पर आगे बढ़ सकता है। आरबीआई और सरकार ने मिलकर बाजार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान किया। बावजूद इसके हैरान करने वाली बात यह रही कि इतनी बड़ी और अच्छी घोषणाओं के बाद भी शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी लगभग फ्लैट रहा। निवेशक उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस ऐलान के बाद बाजार में खुशी की लहर फैलनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी सरकार या केंद्रीय बैंक ऐसे बड़े और राहत भरे कदम उठाते हैं तो बाजार में अच्छी हरियाली नजर आती है, शेयर तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इसे कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? क्या यह समझें कि निवेशक अभी जश्न के मूड में नहीं है? दरअसल बाजार यह अच्छी तरह समझता है कि पॉलिसी बनाने वालों ने अपने हाथ में मौजूद हर मुमकिन कोशिश कर ली है। अब आगे जो भी होगा वह इन चीजों पर निर्भर करता है जो ना तो आरबीआई के वश में है और ना ही सरकार के। इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती पैसे या मांग की कमी नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया से मिलने वाले झटके समस्या पैदा कर रही हैं। इस समय दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कारोबार की धूम है और दुनिया भर में चल रही राजनीतिक उठापटक के कारण भारत विदेशी निवेशकों को उतना आकर्षित नहीं कर पा रहा है। एकता कपूर अब नए बिजनेस में आ गई है। उन्होंने ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान के साथ अपना ज्वेलरी स्टोरी एक तारा ज्वेल्स लॉन्च किया है, जिसके लिए वह ड्रेप्ड गाउन स्टाइल साड़ी पहनकर आई और गले में चमचमाती टाई लटका ली, जहां उनका यूनिक अंदाज सबका ध्यान खींच ले गया। तो सुजैन भी यहां शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपना कातिलाना रूप दिखाती नजर आई। हालांकि यहां 7 साल के बेटे की मम्मी एकता का मॉडर्न फ्यूजन लुक एकदम हटके लगा। बिना शादी सरोगेसी के जरिए मां बनी एकता ने अपने लुक को स्टाइल भी एकदम अलग ढंग से किया। तो 2 बेटों की मां सुजैन का ग्लैमर भी यंग लड़कियां को टक्कर दे गया। तभी तो 50 की उम्र में भी दोनों हसीनाएं अपने अपने लुक से अटेंशन ग्रैब करने में सफल रही। श्रीलंका के जैवलिन थ्रोवर रुमेश पाथिरागे ने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वे एशिया में सबसे दूर जैवलिन फेंकने वाले दूसरे प्लेयर भी बन गए। 23 साल के रुमेश ने रोम डायमंड लीग में 92.67 मीटर का थ्रो किया। यह 2026 में किसी भी प्लेयर का पहला 90+ थ्रो था। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में पिछले साल 90.23 का थ्रो किया था। पिछले नंबर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम है। उन्होंने
पेरिस ओलंपिक 2024 में 92.67 मीटर का थ्रो किया था।